Hello, good afternoon all. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 8. आज हम 28th illustration we have to do. Let me check. 27th. भारत गैस लिमिटेड 27th illustration हमें आज करनी है. ठीक है, भारत गैस लिमिटेड नई पुरानी बुक्स में सेम ही है. ठीक है, and mark it as a summary illustration for the investing activity. This 27th is the summary illustration for investing. इसमें बहुत सारे पॉइंट इन्वेस्टिंग के आ गए हैं. समरी इलस्ट्रेशन है ये आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे. और रादर आई वुड रेकमेंड आफ्टर 20 to 30, 20 से 30-32 तक. आई थिंक 20 से स्टार्ट हो रही है इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस आपकी. एक बार मैं दोबारा देख लेती हूँ. हाँ, 20 to 32 तो आपको मस्ट है. 20 to 31, 20 to 31 ये 11 इलस्ट्रेशन. आप एक इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 20 to 31 as per new book, these are very important illustration, and you will practice all the illustrations whenever you are preparing for this chapter, right? So 27th we are having a summary illustration of investing activity. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है. इस इलस्ट्रेशन को करने से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे, राइट? शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? तब तक ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे कैश फ्लो के जब तक आप घर पे कॉरेस्पॉन्डिंग इसका होमवर्क नहीं करेंगे. इररिस्पेक्टिव आपके यूटीज चल रहे हो, आपके होमवर्क बहुत ज्यादा हो, टेस्ट सीरीज चल रही हो, डजंट मैटर. You have to be strict enough about your homework. Make sense, बच्चों? ये मैंने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है. दिस इज माय कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, चलिए. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई ना. ओके, नाउ एक बार रीड कर ले क्वेश्चन. भारत गैस लिमिटेड, आई होप सबने क्वेश्चन अपना हैंडी किया हुआ है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, 27th illustration, ठीक है, of Bharat Gas Limited, calculate cash flow from investing activities. Also show the workings clearly preparing the ledger accounts. Opening पहले है, closing बाद में. Goodwill, patent, machinery, 10% long-term investments, investment in land, shares of Amartax Limited. Additional information 1 से 5 दी हुई है. तो patents were written off, some patents were sold, यानी patent account बनेगा. मशीनरी का तो by default बनता ही है. मशीनरी का ही एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कहती हूँ एग्जाम में जरूर आता है. इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड एंड सोल्ड, सो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बनेगा. अमरटेक्स का सिर्फ डिविडेंड का पॉइंट है तो इसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. प्लॉट ऑफ लैंड, लैंड का और देख लेंगे, अकाउंट बनेगा. प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस फंड. ठीक है, एंड लेटर फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव 30,000. ठीक है, तो सबसे पहले पेटेंट का काम कर लेते हैं. पेटेंट्स अकाउंट बना लेते हैं. पेटेंट्स अकाउंट, राइट? देखिए, टू बैलेंस बीडी. बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये इलस्ट्रेशन में पहले ही बता चुकी हूँ, समरी इलस्ट्रेशन है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी. पेटेंट का है 2,80,000 एंड 1,60,000. ठीक है, 280 and 1,60,000. So we have opening balance and we have closing balance with us. ठीक है, पेटेंट्स का. अब नीचे लाइन पढ़ते क्या कहते हैं,
पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000। 40,000 के पेटेंट आपने राइट ऑफ किए हैं, यानी बाय पेटेंट्स रिटन ऑफ। कम हो जाएंगे ना पेटेंट्स आपके उससे 40,000 के। एंड पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। पेटेंट्स आपने 20,000 के प्रॉफिट पे बेचे। यहाँ प्रॉफिट, यहाँ लॉस, यहाँ दिखा देते हैं। टू प्रॉफिट ऑन सेल, 20,000 का प्रॉफिट है, बस दैट्स इट। उसने इतनी फिगर दी हुई है। कॉमन सेंस लगाइए बच्चे, यूज योर विट्स टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। 3 लाख, 1 लाख 60 प्लस 40 2 लाख, 1 लाख का बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है। What it could be, what it could be बच्चों। मैम साफ साफ लिखा हुआ है पेटेंट्स बेचे हैं, तो बाय बैंक सेल है ये, बाय बैंक अकाउंट इट्स अ सेल एंड इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर लिखना मस्ट है बच्चों, ठीक है। हो गया पेटेंट का काम। आप कहते हो तो पेटेंट को पोस्ट कर देते हैं, साथ साथ फिर मशीनरी पे मूव करेंगे, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे, ठीक है। मैम आप साथ साथ पोस्ट कर दो, ऐसे लगेगा पेटेंट का काम तो हो गया। चलिए, पेटेंट का BD/CD कहीं पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल का क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ओपनिंग में, ऑपरेटिंग में माइनस, ठीक है। ऑपरेटिंग में माइनस। 1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट मेल मुझे चेक करना है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हाँ मैंने चेक कर लिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा 20,000 का, ठीक है। इसे हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग में 20,000, राइट। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ये राइट ऑफ कर लो, बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जगह। सेल किया है पेटेंट 1 लाख का, ये हम इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। सेल किया है पेटेंट 1 लाख का, सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख, ठीक है। 1 लाख के पेटेंट्स आपने बेच दिए, राइट, मेक सेंस। ये आप यहाँ पे 1 लाख दिखाएंगे, सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटेंट्स का काम पूरा हो गया, हाँ जी पूरा हो गया। अब हम मशीनरी अकाउंट पे मूव करते हैं बच्चों। मशीनरी अकाउंट, ये हमारा पेटेंट अकाउंट था, अब मैं मशीनरी अकाउंट का काम कर रहा हूँ, ठीक है। मशीनरी का बैलेंस BD टू बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD, ठीक है। मशीनरी का बैलेंस BD है 10,20,000, क्लोजिंग है 12,40,000, ठीक है। 10,20,000 का BD है और CD है 12,40,000 का। अब नीचे सेकंड पॉइंट पूरा इस मशीनरी को लेके दिया हुआ है, रीड करते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अ मशीन कॉस्टिंग 1,40,000, बच्चों याद रहे कॉस्टिंग लिखा है, बुक वैल्यू नहीं लिखा, ठीक है। कॉस्टिंग मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में खरीदा था उसमें से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो बुक वैल्यू आती है, ठीक है। अ मशीनरी कॉस्टिंग 140, डेप्री प्रोवाइडेड देयर ऑन 60,000, यानी 1,40 की कॉस्ट है, 60,000 का आज तक उस पर डेप्री प्रोवाइड किया हुआ है, तो 1,40 में से 60 माइनस करेंगे तो 80,000 बचेगा, यानी 80,000 आपकी क्या हो गई
बुक वैल्यू, ठीक है। 80,000 वाला सामान वो सोल्ड फॉर 50,000, आपने 80 वाला सामान 50 में बेचा, यानी 30,000 का लॉस हो गया। डेप्री चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 140, ये जो डेप्री चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 140 दिया हुआ है, ये है बची हुई मशीन्स का डेप्री। जो ऊपर ब्रैकेट में डेप्री दिया हुआ है वो बिकती हुई मशीन का डेप्री है सिर्फ, दैट्स इट। एक 40 पे आज तक 60 का डेप्री लगा है बिकती हुई मशीन पे, ठीक है। और जो नीचे गिवन है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 140, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, मतलब जो आपकी बैलेंस मशीनरी बची हुई है, ऑन दैट वी हैव डेप्रिशिएटेड कितना 140, ठीक है। समझ आ गई बात। तो वो जो 140 है उसको तो हम सिंपल लिख दें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,40,000, ठीक है। अब आपके ना माइंड में पता है कंफ्यूजन क्या आ सकती है कि डेप्रिसिएशन को लेके, अब ये कॉस्ट पे बन रहा है कि WDV वैल्यू पे बन रहा है, या 3 एंट्रीज आएंगी, कैसे करें, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये बन रहा है आपका WDV बेसिस पे, इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हैं हम पिछले सालों का, तो ये WDV बेसिस पे बन रहा है, ठीक है। यानी इसका डेप्रिसिएशन हम यही माइनस करके यहाँ वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पे बुक वैल्यू दी हुई है उस बिकती मशीन की, यानी इस मशीन के 2 टुकड़े हैं, एक 40 में से 60 का डेप्री माइनस करेंगे, यानी बिकती हुई मशीन 80 की यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि डेप्री पहले से माइनस सबका किया हुआ है, यानी 9,40,000 का आपका ये वाला फिगर है, 9,40,000 का, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों? ये बच्चों बुक वैल्यू पे फिगर दिया होगा, कॉस्ट पे नहीं दिया होगा। जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्री अकाउंट और बनाते हो तो आपको ये कॉस्ट पे दिया होता है मशीनरी अकाउंट, और नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्री दिया होता है। मैम ये कॉन्सेप्ट ना समझ नहीं आता, आप ये बुक वैल्यू कहते हो, कॉस्ट कहते हो, बच्चों ये 11th का कॉन्सेप्ट है, मैं कैसे समझाऊं आपको। अब ये आप 11th के बेसिक, आप 11th में पढ़ते नहीं, आपका जब मन करता है आप तब पढ़ते हो, जब छुट्टी लेने का मन करता है तब छुट्टी लेते हो, आप अपने कंफर्ट लेवल पे पढ़ते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो टीचर जब समझाए सब कुछ समझ आए। तो कुछ बेसिक्स नाम की भी चीज होती है ना, ये वो बेसिक्स है। यानी इसमें आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, यानी 80,000 की वैल्यू दिखाई दे रही है, बिकती हुई मशीन का 80,000 वैल्यू इसमें है, ठीक है। जैसे अब आपने कितने में बेचा, कोशिश करो समझने की बच्चों, घबराने की बात नहीं है। आपने कितने में बेचा बाय बैंक, आपने सेल किया 50,000, सेल हो गई 50,000, राइट। कितने का लॉस मैंने भी कैलकुलेट किया था, एक 40 की मशीन थी, 60 का डेप्री लग गया, 80 की बची है, 80 वाली 50 में बेची, तो 30,000 का लॉस हो गया बाय लॉस। अब 80 यहाँ है, 80 यहाँ हो गई, बात बन गई। अब बिकती हुई मशीन का डेप्री 60,000 क्या लिखेंगे यहाँ पे, वो थोड़े लिखेंगे, अब वो थोड़े लिखेंगे क्योंकि आपने वो पहले सालों में पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ अकाउंट में, यहाँ 80 है, यहाँ 80, दोनों साइड 80-80 आ गया, बात बन गई, ठीक है। मेक सेंस? ये बैलेंसिंग फिगर, इस 940 पे डेप्री 140 का है, ठीक है। बिकती हुई मशीन का डेप्री हमें यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि हम ये बुक वैल्यू पे बना रहे, ठीक है। कर दिया हमने दोनों साइड, ये बिकती हुई मशीनरी का काम, ये करंट ईयर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। अब बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रहा है, क्या कहेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, दिस इज द परचेजेस ऑफ एन एसेट, 4,40,000। कैसे निकाला, इन सबको प्लस करके 12, 10, 20 में से माइनस करके, ठीक है, 4,40,000, राइट। अब इसे पोस्ट कर दें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ऊपर कैश फ्लो में। ओपनिंग क्लोजिंग हम बैलेंसेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, सेल
सेल ऑफ मशीनरी 50,000, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल। आपने परचेज किया बिल्डिंग मशीनरी सॉरी, फिर से ऊपर प्लस हो जाएगा, परचेजेस ऑफ मशीनरी 4,40,000. So this is the purchases which will be in brackets. ठीक है, परचेजेस ऑफ मशीनरी विल बी इन ब्रैकेट, सेल ऑफ पेटेंट जो है ऐसे रहेगा 1,00,000 और 50। ठीक है, हो गया बच्चों कम, हमने ये सेल पोस्ट कर दिया और परचेजेस पोस्ट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट्स। मैम पता कैसे चलेगा कि किसका अकाउंट बनाना है किसका नहीं बनाना? बच्चों ये आपको जिसकी एडजस्टमेंट दे रखी है आप उसका अकाउंट बना, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने सपोज एक दो एक्स्ट्रा अकाउंट बना भी लिए, कोई घबराने वाली बात थोड़े है, मैच को करेंगे। ठीक है, आप बना के देख लो, जैसे इसमें अब आप शेयर्स ऑफ अमर टैक्स लिमिटेड का बना लो, आपको अच्छा लगे आप प्लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड का अकाउंट बना लीजिए, आप गुडविल अकाउंट बना लो, आपको जिसका अकाउंट बनाने का मन करे आप बना लो। लेकिन आइडियल रूल क्या होता है, जिसके बारे में एडजस्टमेंट्स दे रखी हूँ, जिसके बारे में आपको कोई बैलेंसिंग फिगर मिलने वाला उसका अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट देखिए, वो जो 10% वाली इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसकी बात चल रही है, 60,000 टू बैलेंस पीटी। आप एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे ना जब अपने आप, फिर तभी समझ आएंगे आपको। ठीक है, आप ऐसे सुनेंगे तो इससे चीजें नहीं इतनी क्लियर होंगी जितनी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैम खुद करने का टाइम तो नहीं है, क्या करें बच्चों? अगर आप ये मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप भूल जाइए आपको कैश फ्लो आएगा। 60,000 और 1,60,000। ठीक है, 8 नंबर का चैप्टर है ये, 8 नंबर का, और इजी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 8 नंबर सिक्योर कर लो आप अपने। बहुत बड़ी बात होती है बच्चों 8 नंबर, एक एक नंबर के लिए भी हम 2-2 3-3 लेक्चर लगा देते हैं। तो बैलेंस भी 60,000 और बैलेंस शीट 1,60,000। देखिए थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे क्या कहता है। On 31st March 2016, 10% investment were purchased for rupees 180। अच्छा कहता साल के अंत वाले दिन हमने 180 की इन्वेस्टमेंट खरीदी और कुछ इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट में बेच दी। इंटरेस्ट हमें मिला 31 मार्च 2016। ठीक है, कहता हमने 180 की इन्वेस्टमेंट खरीदी, खुद बता रहा है क्वेश्चन, तो यानी टू बैंक अकाउंट, दिस इज परचेज, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000। आपने 180 की इन्वेस्टमेंट परचेज की। सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20, कुछ इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट पे बेची, तो प्रॉफिट इस साइड लिखते हैं, टू प्रॉफिट ऑन सेल, 20,000 के प्रॉफिट पे बेची। कितने की बिकी वो यहां लिखेंगे बाय बैंक। अब ये भी तो पता चलना पड़ेगा ना कितने की बिकी। अब वो गायब है, वो गायब है। कहते हैं मैम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इसका बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या है, आपने कितने की इन्वेस्टमेंट बेची, 260, 1,00,000 की बेची आपने, दिस इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट बेची। राइट
क्लियर हो गया बच्चों? ओके, समझ आ गया ना ये पॉइंट? 180 की खरीदी, 20,000 का प्रॉफिट था, 1 लाख में आपने बेची। ठीक है, अब इसको पोस्ट करते हैं। इंटरेस्ट का काम अभी और भी करेंगे वो भी। ठीक है, बैलेंस सीडीपीडी को हम कहीं पोस्ट नहीं करते। प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। ठीक है, परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, $180 का है, माइनस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ठीक है, परचेज सेल हो गया, सारा इन्वेस्टमेंट का काम हो गया। मैम इंटरेस्ट रह गया इन्वेस्टमेंट का। हाँ जी, क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2016। आपको 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट मिला। मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सोच के बताइए कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 10% का जो है रेट है इन्वेस्टमेंट पे, तो 10% के रेट से इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए बच्चों, बताइए। आपका जो सेल और परचेज है दोनों 31 मार्च 2016 को ही है। साल के अंत वाले दिन सेल और परचेज की है आपने। कहता है ना क्वेश्चन, on 31st March 16, 10% investment were purchased and some investments were sold. यानी साल के आखिरी दिन आपने सेल परचेज किया है, तो पूरा साल क्या बैलेंस मेंटेन रहा आपके पास? 60,000 का। जो ओपनिंग बैलेंस था वो पूरा साल वही मेंटेन रहा, क्योंकि जो बैलेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड में, वो तो साल के अंत वाले दिन ट्रांजैक्शंस की वजह से हुआ है। तो 60,000 का 10% 6,000 रुपए आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव होना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 60,000 का 10%, 6,000 रुपए। समझ गए? क्योंकि आपने सेल परचेज तो साल के एंड वाले दिन की है, तो पूरा साल आपका बैलेंस 60,000 ही रहा। ठीक है, इसका क्या सेकेंड ट्रीटमेंट होना चाहिए ऑपरेटिंग में? बिल्कुल होगा बच्चों, ये ऑपरेटिंग में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने P&L अकाउंट में जरूर दिखाया होगा ना आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, चलिए अब हो गया इन्वेस्टमेंट का पूरा पॉइंट। आगे देखते हैं। Amertex Limited paid dividend at 10% on its share. अमर टैक्स ने पे किया है। आप अमर टैक्स कंपनी नहीं है, आप भारत गैस लिमिटेड है। ठीक है, हम भारत गैस लिमिटेड का कैश फ्लो बना रहे हैं। अगर अमर टैक्स ने पे किया है और भारत गैस ने रिसीव किया है, इसका मतलब तो डिविडेंड रिसीव होना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और डिविडेंड रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कितना डिविडेंड रिसीव होगा आपको? क्या कहता है? अमरटेक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड एट 10% ऑन इट्स शेयर। कितने शेयर है? 1 लाख के। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए का डिविडेंड आपको रिसीव हुआ। ठीक है, शेयर्स में कोई बदलाव नहीं, 1 लाख का 1 लाख है, कोई सेल नहीं, कोई परचेज नहीं। चलिए चौथा पॉइंट बहुत इजी था। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस फंड्स for investment purposes and let out for commercial use and rent received 30,000. So the question is saying a plot of land was purchased out of surplus funds for investment purposes. A plot of land, investment in land देखिए कितनी है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? 1 लाख 1 लाख ही दिखा रही है। इसका मतलब आपने इस साल नहीं खरीदा, लिखा प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड,
वॉज परचेज तो हो सकता है पिछले 2 साल पहले खरीदा, इस साल खरीदा होता तो 1 लाख से 2 लाख 3 लाख कुछ बढ़ता हुआ दिखाता है ना। इस साल कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आपने कोई भी लैंड इस साल परचेज नहीं किया। कोई बात नहीं, पिछले सालों में किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहता है जी रेंट रिसीव हुआ 30,000 का, आपने वो लैंड जो है कमर्शियल यूज के लिए दे दिया और आपको रेंट मिला 30,000। चाहे हाउस होल्ड यूज दे, हमें क्या करना है, कमर्शियल दे, हाउस होल्ड दे, ठीक है, रेसिडेंशियल दे, डजेंट मैटर, हमें तो किराया मिला 30,000 का, इन्वेस्टिंग में लिखेंगे रेंट रिसीव्ड कितना, 30,000। ठीक है, सेकेंड टाइम जाएगा ऑपरेटिंग में, सोच के देखो। अगर आपने इसको पीएनडल में लिखा है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, पीएनडल में नहीं लिखा तो ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, जाएगा बच्चों ऑपरेटिंग में से माइनस। देखो पीएनडल में पेटेंट का बेचना लिखते हैं, नहीं। सेल करते हैं मशीनरी पीएनडल अकाउंट में नहीं, परचेज नहीं, परचेज नहीं, सेल नहीं, ये लिखते हैं पीएनडल में, हाँ जी लिखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड लिखते हैं, हाँ जी लिखते हैं, तो ये भी ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। ये लिखते हैं, हाँ जी लिखते हैं। तो जो चीजें पीएनडल में लिखी जाती हैं वो ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में की जाएंगी। ठीक है, समझ गए? ये लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, आई नो इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी, और जब आप एक्चुअली जब व्हेन वी विल डू यू नो द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल, तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी आपको। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज मुझे लग रहा है कि डिविडेंड करवाना पड़ेगा मुझे आपको, है? मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं डिविडेंड थोड़ा रिकॉल कर लेती हूँ कि आपको क्या क्या करवाना है। ठीक है, फिर मैं आपको डिविडेंड करवाती हूँ। नोट्स बनाएंगे आप, इतने अपने नोट्स हैंडी कर लीजिए, मैं डिविडेंड सोच रही हूँ। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, डिविडेंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस आज मैं आपको डिविडेंड का ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और कुछ नहीं करवाऊंगी। ठीक है, आज सिर्फ हम डिविडेंड का ही कॉन्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप डिविडेंड बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, पहली बार में बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, yes, everybody is ready to understand the dividend concept. ठीक है, देखिए कंपनी शेयर इशू करती है, उन शेयर्स पे कुछ साल के एंड में डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उनका पैसा यूज करके प्रॉफिट कमा रही है, और तो उनको कुछ बदले में वापस में रिटर्न में कुछ देगी भी ना, तो वो डिविडेंड के फॉर्म में देती है। ठीक है, स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही बच्चों? ठीक है, तो उनको डिविडेंड देती है, राइट? हम डिविडेंड दो चीजों पे देते हैं, एक इक्विटी शेयर्स पे देते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर पे देते हैं। ठीक है,
हम डिविडेंड दो तरह के शेयर्स पे देते हैं, एक इक्विटी शेयर्स पे देते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स पे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि हमने इक्विटी पे डिविडेंड 10% पे किया, क्वेश्चन कहता जी हमने इक्विटी पे 10% डिविडेंड पे किया, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस का डिविडेंड ऑलरेडी पेड है, क्योंकि प्रेफरेंस पे पहले दिया जाता है और इक्विटी पे बाद में। इक्विटी शेयर के डिविडेंड की बारी बाद में आती है, पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच आर गेटिंग प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड एंड ओवर रिडम्पशन अमाउंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी के कंपैरेटिवली, डिविडेंड के केस में भी और लिक्विडेशन के केस में उनका अमाउंट भी पहले पे किया जाता है, ठीक है, राइट। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू विल राइट, इफ इक्विटी डिविडेंड इज गिवन, if equity dividend is given, preference dividend will always be paid out. किस रेट से देंगे, प्रेफरेंस क्या हमेशा लिखा होता है या 8%, 9%, जो भी रेट लिखा हो उस रेट से हम प्रेफरेंस का डिविडेंड भी पे कर देंगे, ठीक है, समझ गए, राइट। चलिए अब इक्विटी के डिविडेंड की बात करते हैं, अब हम इक्विटी के डिविडेंड की बात करते हैं। इक्विटी का डिविडेंड दो तरीके का होता है, इंटरिम और फाइनल। इक्विटी डिविडेंड दो तरीके का होता है, इंटरिम और फाइनल। इंटरिम का मतलब होता है पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आप वैसे जैसे एक साल प्रॉफिट कमाया, पूरा साल अप्रैल से मार्च पूरा साल प्रॉफिट कमाया, मार्च में कहते हो जी मैं 10% का डिविडेंड दूंगा, ठीक है, तो वो है फाइनल। लेकिन आपने मार्च साल शुरू हुआ, जून में आपको इतना सारा प्रॉफिट हो गया, मतलब बम्पर प्रॉफिट हुआ आपको, तो आप कह रहे हो फाइनल तो मैं दूंगा ही दूंगा शेयर होल्डर्स को, मैं इंटरिम और दूंगा, मुझे इतना सारा प्रॉफिट हुआ है, आखिरकार शेयर होल्डर के पैसे का ही प्रॉफिट मैंने कमाया है, तो आप क्या करते हो इंटरिम डिविडेंड और देते हो, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है, आप फाइनल डिविडेंड तो दे ही रहे हो शेयर होल्डर्स को, आप कहते हो मैं इंटरिम डिविडेंड और पे करूंगा, राइट, मतलब आप एक्स्ट्रा डिविडेंड पे कर रहे हो, पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कब हम पे करते हैं, जब कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कमाती है, इट इज यूजुअली पेड, it is paid when company earns huge profit, it is paid when आप कोई इफ एंड बट कोई क्वेश्चन अपने माइंड में राइज करेंगे नहीं आप, ठीक है, ये इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अपने माइंड में कोई क्वेश्चन राइज नहीं करेंगे, आप सिर्फ जितना मैं समझा रही हूँ सिर्फ उतना समझेंगे, नोट बनाएंगे, दैट्स इट, ठीक है, उतना नोट बनाएंगे आप। इट इज पेड व्हेन कंपनी अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट, कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी ऐसे इतनी खराब नहीं है कि वो अपने शेयर होल्डर का भी ध्यान रखती है, ठीक है, अब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो बैलेंस शीट तो आखिरकार पब्लिक में ही आएगी, तो शेयर होल्डर चिल्लाएंगे नहीं आपने इतना कमाया हमें तो कुछ भी नहीं दिया आपने, ठीक है, इसीलिए हम इंटरिम डिविडेंड और दे देते हैं, ठीक है, मेक सेंस। तो इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपने डिविडेंड पे किया सपोज 10,000 रुपए का इंटरिम, फाइनेंसिंग में क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका, इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा बच्चों, ये फाइनेंसिंग में इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से माइनस हो जाएगा, इंटरिम डिविडेंड पे करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, पहला ट्रीटमेंट तो ये होगा, समझ गए। दूसरा ट्रीटमेंट जब आप पीबीटी निकालते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें चार चीजें जोड़ते हो, याद आ रहा है, चार चीजें जोड़ते हो, तो वहां पे
मैंने कहा था ना डिविडेंड पेड माइनस सॉरी डिविडेंड आप ऐड कर देते हो, तो डिविडेंड दोनों डिविडेंड ऐड होते हैं, फाइनल भी और इंटरिम भी, तो वहां पे इंटरिम डिविडेंड आप ऐड कर देंगे, ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट में इंटरिम डिविडेंड को और जोड़ देंगे, तो इसका 2 बार ट्रीटमेंट होता है इंटरिम डिविडेंड का। ठीक है मैम, ये पे करते हैं, ये तो समझ आ गया कि हमने पैसा दिया तो आउटफ्लो हो गया, फाइनेंसिंग है माइनस कर दिया। मैम यहाँ जोड़ा क्यों है ये नहीं समझ आया हमें। बच्चों ये ऐड करने का क्या रीजन है, जैसे आपने अपना प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट में से आप सारे डिविडेंड माइनस करते हो ना, कॉमन सेंस लगाओ, आप क्या करते हो अपने प्रॉफिट्स का। मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, फाइनल में नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगी, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट पेज। तो आप क्या करते हो, सपोज आपके पास पीबीटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तो याद है कि भूल गए, थोड़ा थोड़ा याद है मैम, तो पीबीटी है, उसमें से आप टैक्स माइनस करते हो, फिर आपके पास क्या होता है पैट, उस पैट में से आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, वो माइनस कर देते हो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपने कोई डिविडेंड पे किया, आप डिविडेंड माइनस कर देते हो, और आप मतलब डिविडेंड कोई भी इंटरिम पे किया वो माइनस कर देते हो, फाइनल डिविडेंड किया वो माइनस कर देते हो, प्रेफरेंस का डिविडेंड है वो माइनस कर देते हो। सारा माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, इसे आप कैरिड टू बैलेंस शीट कर देते हो। बैलेंस शीट में कहा जाता है ये, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में। ये एक्चुअली सिस्टम चलता है बच्चों हमारा प्रॉफिट का, मतलब सेल है, सेल में से आपने सारे खर्चे माइनस किए तो आपके पास पीबीटी आ गया। मतलब मैं डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ यहाँ पे, आरएफओ प्लस अदर इनकम माइनस ऑल दोस 6-7 एक्सपेंसेस, याद है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सारे खर्चे माइनस करके पीबीटी आ जाएगा, माइनस टैक्स पैट। पैट करने के बाद ये एक एप्रोप्रिएशन आइटम्स आप माइनस कर लो, ये एक तरह से एप्रोप्रिएशन आइटम्स आपकी रहती हैं, रिजर्व में ट्रांसफर, डिविडेंड पेड और ये सब माइनस करके फिर जो प्रॉफिट बच जाता है वो हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये गिवन होता है और आपको यहाँ पे पहुंचना होता है, तो आपको बैक गियर लेना पड़ता है इस केस में। तो सारी चीजें जो माइनस हुई है सब चीजें ऐड बैक करते हुए चलते हैं। ठीक है, इसीलिए जो इंटरिम डिविडेंड पे किया है, अल्टीमेटली माइनस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहना ठीक नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कहना ठीक है, क्योंकि कंपनीज के केस में वी डोंट यूज द वर्ड पी एंड एल अकाउंट, वी यूज द वर्ड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड क्लियर हो गया, since you have paid interim dividend so it will be subtracted and apart from that it will be added as well। ठीक है, in the pbt। चलो अब फाइनल डिविडेंड की तरफ प्रोसीड करते हैं, चलो फटाफट से। फाइनल डिविडेंड थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, मेरे साथ साथ आप लिख रहे हैं। मैं इन चीजों का आपको फोटो अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगी, आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। अगर आपका छूट गया तो आप अपने किसी और फ्रेंड से मैनेज करेंगे, बट यस आई वोंट बी अवेलेबल, आई वोंट बी it won't be possible for me to available these pages to you after that। the moment I'm here मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए ज्यादा टाइम के लिए, ताकि यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब फाइनल डिविडेंड समझते हैं बच्चों। फाइनल डिविडेंड जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको समझने में थोड़ी मुश्किल भी होगी, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, समझेंगे उसे। ठीक है, लंबी स्टोरी है बच्चों इसके पीछे, फाइनल डिविडेंड के पीछे। फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है, आपने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक प्रॉफिट कमाया, 31 मार्च की शाम 8 बजे आपने सोचा, सपोज 2020 31 मार्च 2020, आपने कहा मैंने डिविडेंड बांटना चाहती हूँ पार्टनर शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड इक्विटी पे देंगे 10% का। ठीक है, प्रेफरेंस का हम दे चुके हैं,
मतलब दे दिया हमने पहले, इसी से पहले 7 बजे इक्विटी प्रेफरेंस का दे दिया, अब 8 बजे इक्विटी का डिविडेंड देने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में कौन डिसाइड करता है डिविडेंड देना चाहिए या नहीं, क्या करते हैं, एक बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है। ये मैंने टेबल बनाई है बच्चों, यहाँ पे कुछ मेंबर्स बैठते हैं बोर्ड के, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है, दे डिसाइड कि हाँ हमें डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इतनी पावर नहीं है कि वो डिविडेंड सोचे और दे दे, उन्हें डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम डिविडेंड दे दे या नहीं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर लाइक दे आर द ट्रस्टीज एक तरह से, मतलब वो उसको हमने सिर्फ एक काम दिया हुआ है कि हाँ आप हमारी कंपनी संभाल लो, हम आपको सैलरी दे देंगे, लेकिन जो भी बड़े डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद नहीं लेते, वो शेयर होल्डर से लेते हैं, तभी तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है एजीएम, ठीक है। तो दे डिसाइड टू गिव डिविडेंड, उन्होंने डिसाइड किया कि हम डिविडेंड देंगे एट 10% पर एनम। ये जो उन्होंने डिसाइड किया है इसे हम क्या नाम देते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड, इसे हम नाम देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड का, यानी उन्होंने डिविडेंड देने का एक प्रपोजल रखा है, ठीक है। प्रपोजल किसने रखा है, शेयर होल्डर सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर होल्डर के सामने वो प्रपोजल रखेंगे। सिर्फ अभी उन्होंने डिसाइड किया है अपने 5 लोगों के बीच में बैठ के, ठीक है। उनकी इतनी पावर नहीं है कि वो डिविडेंड दे सके, वो सिर्फ बात कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, और उस पे अप्रूवल वो कहाँ पे लेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो 31 मार्च को उन्होंने बोर्ड मीटिंग रखी और उन्होंने सोचा कि हम इतना डिविडेंड देंगे, तो उन्होंने प्रपोज डिविडेंड किया। ये प्रपोज डिविडेंड जो है हम पीएनएल के थ्रू दे देते हैं, फिर करीबन 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद, करीबन 30 सितंबर के अराउंड हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। कभी आपने सुना होगा रिलायंस की तो बहुत बार न्यूज में आती है एजीएम हुई है, एजीएम हुई है, ठीक है। उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर आते हैं, हमारे सारे शेयर होल्डर ऑलमोस्ट जो है आते हैं उसमें, सब शेयर होल्डर, लाख शेयर होल्डर तो लाख, जिसको आने आ जाओ, मतलब ऐसे नहीं है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन शेयर होल्डर से पूछते हैं कि भैया हम लोग 10% डिविडेंड देना चाहते हैं आप लोगों को ही, क्या हम दे दें। अगर 50% कहते हैं हाँ जी दे दीजिए तो हम दे देते हैं, अगर 49% कहें हाँ, 51% कहें ना नहीं देना तो हम नहीं देते, ठीक है। तो मोर देन 50% अगर मेजोरिटी हाँ कहती है तो हम डिविडेंड पे कर देते हैं। तो जैसे ही मोर देन 50% यस कह देती है, माय प्रपोज डिविडेंड बिकम्स, द मोमेंट दिस सेज कि हाँ दे दीजिए, माय प्रपोज डिविडेंड बिकम्स डिविडेंड पेएबल, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाती है डिविडेंड पेएबल, राइट। अब जैसे ही जिस दिन वो लायबिलिटी बन गई उसके 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपको सारा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटना पड़ता है। पे ऑल डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। कुछ ना, जैसे जिस दिन डिसाइड होता है कि हाँ पे करना है, उसके 5 या 7 दिन का टाइम होता है। एक कंपनी जितना भी पैसा बनती है डिविडेंड का उसको एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, और वो बैंक अकाउंट बैंक वाले सील कर देते हैं। उस पैसे को आप सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए यूज करोगे, आप ये बहाने नहीं लगा सकते मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 4 दिन के बाद दे दूंगा, 5 दिन के बाद, ठीक है। तो जैसे ही डिविडेंड पेएबल आपका अग्री होता है उसके 7 या 5, मुझे याद नहीं है 7 या 5 दिन होते हैं, कुछ दिन होते हैं, मतलब हफ्ते का ही टाइम ड्यूरेशन होता है। विद इन अ वीक उन्हें एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, स्पेशल बैंक अकाउंट एक क्रिएट करते हैं वो लोग, स्पेशल बैंक अकाउंट क्रिएट होता है, उसमें वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर वो पैसा बैंक बहुत ध्यान देती है कि आप ये पैसे को सिर्फ
डिविडेंड बांटने में यूज करें, आप बहाने ना लगाए कि पैसे कहीं और यूज करने हैं मुझे, ठीक है। अब सारा डिविडेंड पे कर देते हो 30 दिन के अंदर अंदर। कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी होते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे थे, बेचारे गुजर चुके हैं, एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई जिनकी, या कुछ ऐसे शेयर होल्डर है जो अब्रॉड शिफ्ट हो गए, या कुछ ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने खरीदा और भूल गए आपके शेयर खरीदे हुए हैं। तो आप उन्हें डिविडेंड कैसे देंगे? आपके पास ना उनका बैंक अकाउंट है, ना अता है, ना पता है, ना एड्रेस है, तो आप उन्हें दे नहीं पाओगे, ठीक है। सपोज कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने शेयर खरीदे थे किसी कंपनी में, कंपनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स ने शेयर खरीदे थे, तो अब पता ही नहीं कौन से शेयर थे, कितने थे। तो अब ग्रैंड पेरेंट्स तो रही नहीं, तो अब वो किसको डिविडेंड दे, ठीक है। मैं क्लेम करूंगी तभी तो मुझे मिलेगा ना, मुझे पता ही नहीं शेयर्स भी खरीदे थे, इसीलिए वो दे नहीं पाएंगे। तो कुछ पैसा ना डिविडेंड का हर बार ऐसा रह जाता है जो शेयर होल्डर को नहीं डिवाइड हो पाता। उन पैसे को हम कहते हैं, कुछ पे कर दिया आपने पैसा और कुछ अनपेड रह जाता है, ठीक है। अनपेड वाले को आप कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। यानी आप एक डिविडेंड अकाउंट बना देते हैं जिनमें जो पैसा क्लेम नहीं हुआ, और अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो आपने डिविडेंड नहीं दिया वो आ जाता है, ठीक है। कुछ पैसा आपने दिया नहीं और कुछ लोगों ने क्लेम किया नहीं किसी भी रीजन की वजह से, आपको एड्रेस नहीं पता या बैंक अकाउंट गलत है या कुछ भी रीजन रहा हो, ठीक है। तो इस अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, फिर क्या करें? 7 साल तक वो बेचारा इस अकाउंट में रखा वेट करता रहता है। 7 ईयर्स तक इस अकाउंट में पैसा रखा रहता है। हम 7 साल इंतजार करते हैं उन शेयर होल्डर का, क्या पता कोई कभी भूला भटका शेयर होल्डर आए और अपने पैसे लेके चला जाए। लेकिन अगर वो नहीं आता 7 साल बाद भी, फिर हम क्या करते हैं, उस पैसे को ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट। हम एक IEPF अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास मेंटेन करती है। इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यानी इन्वेस्टर्स को एडुकेट करने के लिए जो बड़े सारे कैंपेन चलते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जितना पैसा लगता है, सरकार इस अकाउंट से पैसा निकालती रहती है, ठीक है। क्योंकि हर कंपनी में कोई ना कोई ऐसे शेयर होल्डर होती है जिनका डिविडेंड का पैसा नहीं दिया गया, तो वो कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, कंपनी को पैसा सरकार को डिपॉजिट कराना पड़ता है 7 साल के बाद, ठीक है। समझ गए? तो वी कॉल इट ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट। ब्रॉडली क्लियर हुआ? बस इसके बाद स्टोरी खत्म हमारी। ब्रॉडली समझ आया मैंने क्या कहा? पहले 31 मार्च 2020 को डायरेक्टर्स, कौन? डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे डिविडेंड, फिर शेयर होल्डर, उस डिविडेंड को फाइनलाइज करेंगे तो वो डिविडेंड पेबल बन जाएगा। उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें सारा डिविडेंड पे करना पड़ेगा। पे कर दिया तो ठीक, नहीं पे किया तो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में रखा रहेगा 7 साल, उसके बाद IEPF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? हेवी तो नहीं लग रहा बच्चों? हेवी तो नहीं लग रहा? तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि क्या हुआ। आपने 31 मार्च 2020 को डिविडेंड प्रपोज किया। प्रपोज करते हैं हम P&L से। कैसे प्रपोज करते हैं? आउट ऑफ P&L, ठीक है। आउट ऑफ P&L प्रपोज करते हैं। देखो मतलब अभी बहुत सारी चीजें और एक्सप्लेन करनी बाकी है इस कॉन्सेप्ट में, अभी खत्म नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप समझ रहे हो बच्चों? तो मैंने कहा डिविडेंड प्रपोज करते हैं, वो कैसे करते हैं हम? आउट ऑफ P&L। एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, ये एंट्री पास करते हैं, ठीक है।
राइट। मुझे लग रहा है बच्चों हैवी बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं आज और समझाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप घर पे इतना रिवाइज करके आना, कल मैं इसकी ब्रीफिंग देके फिर और डिविडेंड के बारे में डिटेल, मतलब जो माइन्यूटेस्ट पॉइंट्स हैं जो आपके कैश फ्लो में यूज होने वाला है वो टेकअप करेंगे, ठीक है। आप आज एक बार इतना ही समझो, मुझे लग रहा है कि हैवी बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। समझा तो दूंगी लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे इतना, ठीक है। इसको घर पे 3 बार कम से कम पढ़ेंगे बच्चों आप, माइंड में स्टोरी बनाएंगे, ठीक है। माइंड में स्टोरी बनाएंगे बच्चों आप इसको, और अच्छे से समझ के आएंगे फिर, ताकि कल मैं समझाऊं तो आप समझ पाए, ऐसे नहीं हो कि आपको कुछ भी याद ना रहे, ठीक है। कल मैं इसी पेज को टेकअप करेंगे, ये पेज मैं संभाल के रखूंगी, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने साथ साथ सारा? मैं आपको काफी टाइम से स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ ताकि आप नोट कर पाए। कल मैं इस फाइनल डिविडेंड को दोबारा फिर हल्का सा एक रिवीजन दूंगी मैं आपको कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। और कल फिर हम इसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स वाले पॉइंट्स करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, डू रीड दिस आइटम एटलीस्ट फॉर 3 times एटलीस्ट। चलो ओके, बाय बाय।